CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आसिफ खान, जैसा कि आपको पता है, पूर्व विदित में हमारी एक श्रृंखला चल रही जो कि अनवरत है, और उसमें हम 20 प्रश्न आपको बायो के लेके आते हैं, और ये 20 डेज की श्रृंखला है। इससे पूर्व में पौधों से संबंधित, तो जीव जंतुओं से संबंधित, निषेचन प्रभुत्व और जो है क्या कहते हैं प्रजनन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों पे हम बात कर चुके थे आपसे। उसी क्रम में आज हमारा टेस्ट नंबर 12 है, 12वां है 20 में से। और आज कुछ प्रश्न कोशिका से हैं, कोशिकांग से हैं, और कुछ पौधों में प्रजनन से हैं। चलिए देख लेते हैं। ये असिस्टेंट लोको पायलट ALP में आया हुआ क्वेश्चन है, 21 अगस्त 2018 को, और पूछा है उसने परथेनोकार्पी एक वनस्पति का रूप होता है और एक जलीय पौधा होता है, और पूछा है कि उसकी किस रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक, किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो निषेचन के बिना फलों का विकास, निषेचन के साथ जड़ों का विकास, निषेचन के बिना जड़ों का विकास, और निषेचन के साथ फलों का विकास। यानी कहीं ना कहीं इनमें जो मुख्य बात आ रही है तो वो है कि ये अपने आप में एक अपवाद है, क्योंकि ये निषेचन के बिना इसमें क्या होता है, फलों का विकास होता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, पहला वाला हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। अब कह रहा है कि फसल पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उगाए जाते हैं, यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे, वानस्पतिक पद्धति से उगाए जाते हैं या उपजते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले किससे उगाते हैं हम, क्या चाहिए होता है हमें इन्हें उगाने के लिए, उपजाने के लिए? सबसे पहले बीज चाहिए होता है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम टिश्यू कल्चर, यानी कि उन्हें हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर के माध्यम से भी उगाते हैं। ठीक, कुछ ही को हम, इसी को हम टिश्यू कल्चर है, और इसी को एक बोलते हैं, किसी की हम क्या लगा देते हैं, कलम लगा देते हैं, उसके माध्यम से भी हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके तना, यानी कि जो तना होता है वनस्पति का भाग, उसको भी काट के लगाया जा सकता है। आप देखते होंगे तो इसमें सबसे पहले देखें मूंगफली बीज है, सहजन का बीज होता है, और काजू का बीज होता है। तो यानी कि जो दूसरे ऑप्शन के हैं वो सभी किससे उगेंगे, बीज रोपण के माध्यम से। पपीता बीज से उगाया जाएगा, धनिया बीज से उगाया जाएगा। सबसे पहले देखें गन्ने का तना बोया जाता है, आलू अपने आप में क्या है, तना है, और आलू को काट काट करके क्या किया जाता है, बोया जाता है, और केले के भी तने का प्रयोग इसको बनाने में किया जाता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा कि जो वनस्पतिक रूप से उगाए जा सकते हैं उनमें एक तो आपका गन्ना, आलू और केला। इस प्रकार से और भी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिन्हें कलम के माध्यम से या तना काट करके बोते हैं और उनको हम उगाते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 3, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? क्या बोला कि किसके बजाय, वनस्पति के भागों या उनके बीज के बजाय किससे उगाना है, कोशिकाओं के माध्यम से। तो ध्यान देना, बहुविखंडन, टिश्यू कल्चर, द्विविखंडन, पुनर्निर्माण नहीं। ध्यान देना, ये तो क्या होता है, ये जो आपका वायरस होता है, टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है, उसका क्या होता है, उसका पुनर्निर्माण होता है। ठीक, फंगस का होता है। इस कल्चर को या इस विधि को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, परागण किसमें पाए जाते हैं, यानी कि परागण किसमें पाए जाते हैं? तो ध्यान देना, अगर आपको लग रहा है कि परागण परागकोश में पाए जाएंगे तो इतना आसान नहीं रखेगा, खास करके लोको पायलट के लिए। तो ध्यान देना, वर्तिकाग्र वो भाग होता है पुष्प का जिसमें आप देखेंगे तो क्या बैठते हैं, परागकण होते हैं, और इसी के माध्यम से क्या होता है, परागण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। जैसे कि सरसों का फूल या केसर का जो भाग होता है वो वर्तिकाग्र होता है, और मधुमक्खियां और तितलियां इन्हीं पर बैठती हैं, इसके माध्यम से इनका क्या होता है, परागण होता है। बिना परागण के नहीं हो पाएगा मामला। पुष्प के मध्य में स्थित होता है। तो ध्यान देना, किसकी बात हो रही है, मादा प्रजनन भाग, यानी पुष्प के मध्य में जो मादा प्रजनन भाग है। तो सबसे पहले ये देखना, तो ये जो पुंकेश्वर होता है ये क्या होता है, नर प्रजनन भाग होता है, इसे हम नर प्रजनन भाग कहते हैं। ठीक, ये नर प्रजनन भाग है। दूसरा देखते हैं, पंखुड़ी, इसका कोई मतलब नहीं रहता है, बाह्यदल नहीं होता है। ध्यान देना, जिस प्रकार से मादाओं में अंडाशय होता है इसीलिए उसमें भी क्या होता है, एक अंडप होता है। ठीक, तो ध्यान देना, इस आंसर क्या होगा, अंडप होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नग्नबीजी। नग्नबीजी का मतलब ये होता है कि जिनके बीजों के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का आवरण न हो, आवरण ना हो बीज के ऊपर,
को गाजर का पौधा जब बड़ा होता है तो उसमें भी पुष्प आता है और बीज होते हैं और उनके ऊपर भी आवरण होता है। नींबू के ऊपर भी आवरण होता है, गाजर के ऊपर भी, और गेहूं के ऊपर भी चोकर के रूप में, गेहूं के ऊपर किसमें, चोकर के रूप में ये विद्यमान होता है। 3 हो चुके हैं। यानी कि जो पाइनस है, पाइनस, ये क्या होते हैं, ये नग्न बीजी है। ठीक, आइए अब चल रहा है यहाँ पे जीवन की मूल इकाई कोशिका। अब हम कोशिका के ऊपर से बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप देखें कि रेलवे ग्रुप डी में जो स्पेशल साइंस के प्रश्न होंगे उसमें आपसे पूछा कि कोशिका की खोज किसने की, सबसे लंबी कोशिका किसकी थी, ऐसा नहीं। कोशिका की कार्य वृद्धि और कोशिका के विभिन्न अंग, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं साइंस में 1 इंच डेप्थ में। ठीक, तो पहले है कशेरुकी यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो SER क्या करता है, देखिए किसका, SER सिक्रियम एफिशिएंसी रिकॉन्सेंस। तो इसमें लिपिड का संश्लेषण करेगा, नहीं जी। प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं करता है। कौन नहीं करता है, SER नहीं करेगा, ATP करता है प्रोटीन संश्लेषण। जटिल शर्कराओं का संश्लेषण ये भी नहीं करेगा। ठीक, क्या करता है, औषधियों और विषों का निराविषीकरण, यानी कि आप जो टॉक्सिस लेते हैं या आप जो मेडिसिन्स लेते हैं उस मेडिसिन्स का कहाँ पर निर्विषीकरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन जो काम करना होता है वो किसका होता है, SER का होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग पॉइजनिंग है या जहर खा लेते हैं तो उनके लिए एक प्रोसीजर अपनाया जाता है, एंटीडोट्स। तो एक प्रकार से SER जो कोशिका, यकृत कोशिका में SER है, ये एक प्रकार का क्या है, एंटीडोट है, यानी लीवर में ये एंटीडोट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करें, विभाज्योतिकी क्षेत्र मूल शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाएं। यानी कि आप यहां पे समझो, सबसे पहले आपने देखा था कि अगर कोई बीज है तो 2 रूप से बढ़ेगा, एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर। ठीक, तो इसे कहते हैं मूलांकुर और इसे कहते हैं प्रांकुर। फिर इसमें क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, यानी कि जो शीर्ष भाग है इसका वो कई शाखाओं में क्या होगा, कई शाखाओं में बढ़ता है। शीर्ष भाग कई शाखाओं में बढ़ता है जिस कारण एक संपूर्ण वृक्ष का क्या होता है, निर्माण होता है, संपूर्ण वृक्ष का। और नीचे का भाग आप देखते हैं तो वो जड़ों के रूप में बढ़ता है। अब वो कह क्या रहा है आपसे, देखें, विभाज्योतिकी क्षेत्र, यानी कि ये जो विभाज्योतिकी क्षेत्र है इनमें से क्या होता है, तो अंकुरण, हार्मोन स्तर का विकास, परिपक्वता या विभाज्योतिकी विकास क्या होता है। तो ध्यान देना, बिल्कुल सही है, इसका क्या है, विभाज्योतिकी विकास, क्योंकि अंकुरण की प्रक्रिया यहां पर समाप्त हो जाती है लेकिन जो विभाजन होगा कई उससे शाखाएं फूटेंगी तो उसमें जो होता है वो विभाज्योतिकी ऊतक का विकास होता है, डिवाइडेड टिश्यू बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है और आया हुआ है किसमें, ग्रुप डी में। बोला कि वो कोशिका कौन सी है जो अपना आकार बदल सकती है। तो ध्यान देना, मस्तिष्क की कोशिका, मस्तिष्क की कोशिका नहीं जी। यकृत कोशिकाएं, लीवर में पाई जाने वाली नहीं। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि कहें तो कौन सी, श्वेत रक्त कणिकाएं, क्या ये बदल सकती हैं, नहीं, यानी कि ये नहीं बदल सकती। आपको पता होगा कि जब भी हम कहाँ जाते हैं, ऊंचाई, जब भी कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा, ऊंचाई पर जाता है तो उसकी RBC का आकार, यानी RBC का क्या है, आकार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक, यानी कि उसका आकार बढ़ जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि इनमें जो है RBC ऐसा सेल्स है हमारे ब्लड के अंदर जो अपने, यानी इसका जो एरिया है, अपना जो आकार है उसमें क्या कर सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है, ये बढ़ भी सकता है और ये सिकुड़ भी सकता है, यानी बदलने की क्षमता रखती है RBC। आइए, हाँ, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता। स्लाइडेन और स्वान जो है एक बायोकेमिस्ट है बहुत बड़े, जिस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक, इसी प्रकार से इन्होंने कोशिका के लिए कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ सिद्धांत दिए और वो लागू किस पे नहीं होता। तो ध्यान देना, कवक, शैवाल, जानवर और वायरस, यानी कि आप देखना तो ये किस पर लागू नहीं होगा, ये वायरस पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चयनित परागम में झिल्लियां हैं, चयनित परागम में झिल्लियां हैं जो इसमें से किसको प्रवेश की अनुमति
देती हैं। यानी कि जो आप देखते हैं कोशिका भित्ति के बाद में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो क्या होता है, कुछ परागरम्य झिल्लियां यानी ट्रांसपेरेंट वॉल्स होती हैं, वो किसको जाने देंगी? तो ध्यान देना, जो केवल लगा हुआ है उसे काट दो, यानी कि जाने की अनुमति देंगी। जाइलम फ्लोएम किसको लेके जाएंगे? तो केवल जो लिखा हुआ है ये दोनों काट दो। जहाँ केवल लिखा हो, जहाँ भी हो, जहाँ सिर्फ हो, जहाँ मात्र हो, ऐसे प्रश्न हमेशा क्या होते हैं, गलत होने की संभावना होती है ऐसे विकल्प की। तो हमेशा एलिमिनेशन मेथड को आप अपनाइए, उसमें सबसे पहले डिलीट मार दीजिए। तो हिंदी क्या होगा, विलायक और विलेय दोनों अणुओं को ये जाने की परमिशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? द पावर हाउस ऑफ सेल्स। क्योंकि ये वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, क्योंकि वे सेल के पावर हाउस हैं, क्योंकि वे कोशिका सामग्री के भंडारण हैं। यानी आप देखते हैं कुल मिला के, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रुप डी का है, तो सबसे पहली बात आपको पता होगी कि क्योंकि वे क्या होते हैं, कोशिका का पावर हाउस यानी सेल्स का पावर हाउस कहलाते हैं। ठीक है, रसोई घर कहा भी जाता है, सेफ भी बोलते हैं। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किस विभिन्न अंगों में संग्रहित करते हैं? ठीक, यानी कि सबसे पहले देखें उनके क्या हैं, अपशिष्ट उत्पाद हैं पौधों के कुछ। ठीक, यानी कि आप देखो सबसे पहले आप देखो एक होता है जिसे आपने अच्छी तरह सुना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, गोंद, ग्लू। तो ये इनका क्या है, एक प्रकार का अपशिष्ट उत्पाद है। जो सही उत्पाद है उसे आप समझते हैं कि वो क्या होता है, सेल्यूलोज। ठीक, और दूसरी चीज अगर बात करें तो बाई प्रोडक्ट या उप उत्पाद क्या होता, तो वो ऑक्सीजन होती है। तो उप उत्पाद की बात हो नहीं रही है, उप उत्पाद होता तो क्या होता, पत्तियां यहां पे आ जाता। ठीक, नहीं, सबसे पहले देखिए कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो रसधानियां, फिर किसमें रहेगा, छाल, और फिर किसमें, लाइसोसोम। तो ध्यान देना, सिर्फ एक चीज को पकड़ लो कि गोंद कहां से निकलता है, तो गोंद निकलता है आपका छाल से। और सभी विकल्पों में जो दिया गया है वो छाल केवल कहां दिया है, इस वाले में दिया है, इसलिए आंसर इसका 3 होगा। हाँ, वायुतक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? वायुतक कोशिकाओं का मतलब आप समझ रहे हो, वे कोशिकाएं जो कहाँ रहती हैं, वायु में। ठीक, और वायुतक कोशिकाएं वे होती हैं जो कहाँ मिलेंगी आपको, तना। और तने में ही क्या होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा, तने में। जबकि सामान्य तौर पर क्या होता है, पत्तियों में होता है, पत्तियों में होता है। ठीक, अब पत्तियां किस में मिलेंगी, नीम में मिलेंगी, जलकुंभी में मिलेंगी, मटर में मिलेंगी। क्या पत्तियां आपको नागफनी में मिलेंगी? नहीं, क्योंकि नागफनी और कैक्टस ये क्या करते हैं, तने के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ना कि पत्तियों के माध्यम से। और ये इनमें जो होते हैं ऊतक या टिश्यू होते हैं, वो कैसे होते हैं, वायु ऊतक होते हैं कि जो बाहर को निकले रहते हैं कांटे के रूप में। ठीक, यानी कि इनमें जो ऊतक निकले रहते हैं वो कौन से होते हैं, वो कांटे के रूप में निकले रहते हैं, उनको ही वायु ऊतक कोशिकाएं बोला जाता है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोशिका के में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनाता है। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो ग्लूकोज से क्या बनाएगा, पाइरूवेट बनाएगा? तो कोई दिक्कत नहीं, पावर हाउस है, यही रसोई घर है। यानी कोशिका का रसोई घर, अगर कोशिका का रसोई घर की हम बात करेंगे तो क्या होगा, यही होगा जो क्या करेगा, ग्लूकोज को पाइरूवेट में बदलता है। इसलिए आंसर क्या होगा, 3 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? यानी इसमें से 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले क्या, स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। जीव द्रव्यक, वर्ण लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। तो ध्यान देना, ये तीनों में से कोई नहीं है, ये काम होता है किसका, जीव द्रव्यक का। आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? यानी उसको डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा, डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो कौन सा जो टिश्यू है, तो प्लाज्मा झिल्ली,
खाद्य रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका और कोशिका द्रव्य। जैसे आपको पता है कि रेगिस्तान या मरुस्थल का जहाज बोलते हैं किसको, ऊंट को, और ऊंट के ऊपर जो कुबड़ होता है उसमें फैट होता है, और वो फैट क्या होता है कि जब उसको निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन होता है तो उस समय वो फैट उसका पिघल जाता है, जिससे वो क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो ध्यान देना, वो क्या होता है, वो फ्लक्चुएट होता है। तो संकुचनशील का मतलब है कि जो चीज एक बार फैल सके और दोबारा फिर कैसी हो सके, सिकुड़ सके, तो उसको संकुचनशील बोलते हैं। तो संकुचनशील जो रिक्तिका होती है, यानी कि जो वैक्यूम्स होता है, उसमें क्या होता है, वाटर क्वांटिटी होती है। जैसे कम हुआ तो वो क्या करेगा, फैल जाएगा, स्टोर करेगा, और ज्यादा हुआ तो उसको दे देगा और उसके बाद में सिकुड़ जाएगा। तो ध्यान देना, आंसर क्या होगा, संकुचनशील रिक्तिका। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 है, आपने पानी में रियो के पत्ते की अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी के प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें से क्या परिवर्तन होता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं साइड से हूं, आप एक बार पढ़ लीजिए इसको। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि मॉडरेट प्रश्न होते हैं और कुछ ज़्यादा टफ भी प्रश्न होते हैं। जो 20 प्रश्न होते हैं उसमें से 7 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो मॉडरेट होंगे, और उसके बाद में 1, 2, 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो डेप्थ में जाके होते हैं। अब रियो के पत्तों को अस्थायी स्लाइड तैयार की है, जब आप स्लाइड पर चीनी के प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या होगा। चलिए, वेरी गुड, ये देखिए आंसर होगा, कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। दैट्स विल बी द आंसर। निम्नलिखित तालिका में जंतुओं में विभिन्न उपकला ऊतकों के विभिन्न भागों में उनकी स्थिति को दर्शाया है, सही विकल्प की चयन कीजिए। सबसे पहले बात किसकी हो रही है, उपकला ऊतक। ठीक, तो सबसे पहले विचार करो त्वचा इसमें से कौन सी होगी। तो आपको पता है कि त्वचा जो होती है वो सबसे ऊपरी परत होती है। ये वाले जो सिस्टम बन रहा है ये किसका है, स्किन का है। तो ये आप देखें कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है D1, यानी कि जो आप देखते हैं जो श्वसन होता है वो बिल्कुल कहाँ होगा, अंतर होगा, CO2 और ऑक्सीजन का दहन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर B3, यानी कि B को देखेंगे तो रक्त वाहिकाएं जो कहाँ है, मिडिल में है, और दूसरा देखेंगे तो लार ग्रंथियां जो होती हैं वो हमेशा कहाँ होती हैं, जीभ के नीचे होती हैं। तो इस प्रकार से इस जो असेंबलिंग का क्वेश्चन है ये मिल जाएगा आपका। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। ग्रुप डी, 1 सितंबर 2022। ठीक, बताइए। प्रायोकैरिटिक कोशिका है और उसमें जो है राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। ठीक, तो ध्यान देना, ये होता है 60 और 40S, 60 और 40S। ठीक, चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट ही हम आपको अगले टेस्ट नंबर 30 में मिलते हैं, तब वो 20 प्रश्न हम डिसाइडेड करते हैं। अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो है वहाँ पे हम देख सकते हैं प्रश्नों को। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।